सीधे लिए चलते हैं आपको कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग में, क्योंकि कैबिनेट ने कुछ बड़े फैसले किए हैं, उसी के बारे में यह प्रेस वार्ता की जा रही है। And took very important decision. To brief you on the decision taken in the meeting, we have with us Honorable Minister for Railways and Communication and MIT, Shri Ashwini Vaishnav ji. We have also the Honorable Minister for Information Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji. We have also the Honorable Minister for State for Information and Broadcasting, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. L. Murugan ji. May I welcome, my warm welcome to Honorable Ministers. After the briefing, we will take some questions relating to cabinet decisions only. Now, first, I will request Anurag Singh Thakur ji to brief on the decisions taken by the cabinet. Later, Ashwini Vaishnav ji will make a brief PPT or on railways related issues, and then brief other decisions also related to his own ministry. Over to Anurag Singh Thakur ji. नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें भारत के शहरों के लिए ग्रीन मोबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान और भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से जुड़ा हुआ है। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। अब ये वर्तमान में अगर आप देखेंगे, देश के अधिकांश शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, विशेष रूप से बसों का काफ़ी अभाव है, और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये सुझाव भी थे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश के 100 शहरों को वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है, जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। अब ये कैसे 100 शहर चुने जाएंगे? देश में जो 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले 169 शहर है, 169 सिटीज़ हैं, उनमें चैलेंज मेथड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसेस मिलेंगी। 5 लाख से 20 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर के लिए 100 बसें, और 20 लाख से 40 लाख की आबादी के शहरों के लिए 150 बसों की सहायता दी जाएगी। और जो राज्य और जो शहर पुरानी बसों को स्क्रैप करने के लिए शहरों को अतिरिक्त बसें एलोकेट की जाएंगी। मान लीजिए कोई एक शहर है, जालंधर ही है, अब वो पुरानी बसों के स्क्रैप के लिए अपनी ज़मीन कहीं उपलब्ध कराते, तो उसको अतिरिक्त बसें उस शहर के लिए दी जाएंगी। अब ये बसों का प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन ये पीपीपी मोड पर किया जाएगा और एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आगे आ सकते हैं। इसके लिए प्रति किलोमीटर परिचालन के लिए केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो जो भी पीपीपी मोड पर आएगा उसको प्रति किलोमीटर के आधार पर चलाने के लिए केंद्रीय सहायता मिलेगी, और ये सहायता अगले 10 साल तक मिलती रहेगी। ये स्कीम सन 2037 तक चलेगी। मान लीजिए कोई बस 2025 में शुरू होती है तो 2035 तक उसको उसका लाभ मिलता रहेगा। और पर किलोमीटर देय राशि जो है ये भी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा ही चयन का पैरामीटर इस पर रखा गया है।
ये जो 57,613 करोड़ रुपए पूरे कुल पीएम ई बस सेवा पर खर्च होंगे, ये 57,613 करोड़ रुपए 2037 तक खर्च होंगे। इसमें से 20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा, शेष राशि जो है वो राज्य सरकारों को देनी पड़ेगी। जैसे बस सेवा के संचालन के लिए इन शहरों में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जैसा कि बस डिपो है या अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी। जो डिपो हैं कुछ नए निर्माण होंगे, कुछ की अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, जहां पर इलेक्ट्रिक बसेस के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जो दूसरा इसका कंपोनेंट है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव गुमी के अंतर्गत हम बस रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनाएंगे और बाइक शेयरिंग, बाइसाइकिल लेन्स जैसे नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC और इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम ITMS, मल्टी मॉडल इंटरचेंज फैसिलिटीज जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी क्रियान्वयन इसके अंतर्गत किए जाएंगे। इसके लिए भी ग्रीन मोबिलिटी चैलेंज के आधार पर ही शहरों का चयन किया जाएगा। अब ये जो 20,000 करोड़ भारत सरकार देगी, इसका मैंने आपको बताया कि कैसे अलग अलग जो चैलेंज मेथड के माध्यम से PPP प्रोजेक्ट में चुने जाएंगे। इसमें कुछ कंपोनेंट पर गुमी वाले पे भी और PME बस सेवा पर भी 100% भारत सरकार पैसा देगी। वो कंपोनेंट जो है वो हमारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इस पर 100% भारत सरकार देगी। इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर 100% भारत सरकार पैसा देगी। और इलेक्ट्रिक बस के लिए जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए भी 100% पैसा भारत सरकार देगी। जैसा हिल प्रोजेक्ट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज हैं, पहाड़ी राज्य हैं, या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके लिए इनकी जो राजधानी है, इनके लिए 90% केंद्र सरकार का हिस्सा होगा और 10% वहाँ का स्थानीय। बाकी शहरों के लिए 60% केंद्रीय सहायता दी जाएगी, बल्कि 40% स्थानीय होगी। इस योजना के क्रियान्वयन से देश के शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार होगा, नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग मिलेगा और ग्रीन मोबिलिटी को हमारे बल मिलेगा। और क्लाइमेट चेंज संबंधी जो हम इनिशिएटिव लेते हैं उसको भी एक भारत की एक और पहल इसमें देख सकते हैं आप। तो बार बार जब हमने बजट में भी कहा कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट होगी, ग्रीन इनिशिएटिव्स होंगे, ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन जॉब्स, तो ग्रीन ग्रोथ उस दिशा में भी ये कदम बढ़ाया गया है। बाकी जो विषय हैं वो माननीय अश्विनी वैष्णव जी के विभागों से संबंधित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि उन विषयों पर विस्तार में अपनी बात रखें कि कैबिनेट में क्या क्या निर्णय हुए। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। साथियों, देश में जिस तरह से वंचित, गरीब, गांवों में रहने वाले हमारे ऐसे वर्गों की मोदी जी ने आज तक हमेशा चिंता की है, उनके बारे में सोचा है, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, उसी कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है, वो है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से एक अपना एक बड़ा स्किल लेके उस काम को करते आए हैं। जैसे कुम्हार हुए मिट्टी के काम, सुनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, सुथार लकड़ी का काम, चर्मकार चमड़े का काम, राजमिस्त्री घर बनाने का काम, बांस की टोकरी, झाड़ू, पारंपरिक खिलौने, माला, फूल सजाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बुनने वाले, नाव बनाने वाले, औजार बनाने वाले, ताले चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिसकी एक
आज भी बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। आपको ध्यान होगा 15 अगस्त के भाषण में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के बारे में एक संकेत दिया था और पिछले बजट में इसके बारे में घोषणा की गई थी। आज ये योजना अप्रूव हुई है। इस योजना के मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला स्किलिंग का सपोर्ट, किस तरह से स्किल्स बढ़े, नए प्रकार के टूल्स, नए प्रकार के डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़, नए प्रकार के जो मार्केट को एक्सेस करने के तरीके हों, उन सब चीज़ों पे ध्यान सबसे पहले। और इसमें भी बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था है। 2 तरह के स्किल प्रोग्राम होंगे, बेसिक और एडवांस्ड स्किल। और स्किल लेने के दौरान 500 रुपये पर डे का स्टाइपेंड भी मिलेगा। फिर मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपीज़ तक का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा हुआ बड़ा इसका एलिमेंट क्रेडिट सपोर्ट। हम सब जानते हैं वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है और एक्सपेंशन में और काम के करने में कैपिटल की बहुत ज़रूरत रहती है। तो हमारे विश्वकर्मा समाज के सभी साथियों को 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत मैक्सिमम 5% इंटरेस्ट रहेगा। बहुत ही अच्छी लिबरल टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे रहेंगी। और ये फर्स्ट ट्रांच है, ये सक्सेसफुल डिप्लॉय करके अपने बिजनेस को बढ़ाए। उसके बाद में सेकेंड ट्रांच में 2 लाख रुपए का लोन क्रेडिट सपोर्ट रहेगा। तो इस तरह से एक ग्रामीण क्षेत्र में छोटा कारोबारी पारंपरिक तरीके से जो काम करता आया, उसको नए टूल्स, क्रेडिट सपोर्ट, नए स्किल्स और नया मार्केट सपोर्ट। किस तरह से मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा? मार्केटिंग सपोर्ट में क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो, ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस, इस तरह के, और साथ में बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जोड़ना, या 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट जिसमें 800 स्टेशन पे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को जगह दी गई है, उससे जोड़ना, या फिर वोकल फॉर लोकल के कैंपेन में जोड़ना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया का समागम, इन सब प्रोग्राम्स के साथ इनको जोड़ा जाएगा। डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शन करे, उसके लिए भी साल में 1200 ट्रांजैक्शन तक के लिए इंसेंटिव मिलेगा, जो कि अब तक स्वनिधि कार्यक्रम में मिलता था। अब इस आप प्रोग्राम को देखो, ये प्रोग्राम मोदी जी की जो फिलॉसफी है, जो लोएस्ट इनकम के सेगमेंट्स हैं, जो ट्रेडिशनल काम करने वाले सेगमेंट्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि आज की मॉडर्न आपाधापी मॉडर्न इकोनॉमी में कहीं पीछे छूटते जाते हैं, उन सब के लिए एक एक करके कोई ना कोई व्यवस्था बनती है। जैसे स्वनिधि स्कीम आई थी, आप सबको जान के आश्चर्य होगा और खुशी होगी, अब तक स्वनिधि में 42 लाख लाभार्थी रेड़ी, पटरी, खोमचे, सब्जी की छोटी सी दुकान लगा के जो बैठते हैं सड़क के किनारे, ऐसे देश भर के शहरों में 42 लाख लाभार्थियों को अब तक सपोर्ट दिया जा चुका है। और सपोर्ट की क्वांटम अगर आप जानोगे और भी अच्छा लगेगा, 70,000 करोड़ रुपीस का सपोर्ट अब तक दिया जा चुका है स्वनिधि के माध्यम से। इसी तरह से विश्वकर्मा के माध्यम से 30 लाख व्यक्तियों को, 30 लाख परिवारों को इसमें सपोर्ट मिलेगा। 30 लाख फैमिलीज विल बी सपोर्टेड अंडर विश्वकर्मा योजना। एक परिवार से एक व्यक्ति को यह सपोर्ट मिलेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही एक सिंपल तरीके से किया जाएगा।
जो ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उन कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए से रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था में आइडेंटिफिकेशन होगा, पहले पंचायत या फिर लोकल बॉडी स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे और फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे फाइनल सिलेक्शन होके इसमें राज्य सरकारों का बहुत सहयोग लगेगा, राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, लेकिन इसकी जितनी भी फंडिंग है वो सारी की सारी फंडिंग केंद्र सरकार की तरफ से रहेगी। ये साथियों एक बड़ा निर्णय आपके सामने रखा विश्वकर्मा योजना का। मैं दूसरा विषय आपके सामने रखूंगा डिजिटल इंडिया का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सटेंशन को मंजूर किया विद आउटले ऑफ 14,903 करोड़। हम सब जानते हैं कि 2015 में जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस विजन को जिस तरह से आज सारी दुनिया पहचान रही है, उसकी चर्चा कर रही है और जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेटाइज किया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत। टेक्नोलॉजी केवल सक्षम लोगों के हाथ में आए ऐसा नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति, वंचित परिवार, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, इन सब परिवारों को भी टेक्नोलॉजी का वही बेनिफिट मिले जो कि बड़े शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को मिलता है। तो टेक्नोलॉजी को मोदी जी ने डेमोक्रेटाइज किया है, इंक्लूसिव ग्रोथ रखी है। उसी कड़ी में आज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपैंड करना और इसकी अवधि और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय में जो बहुत बड़े बदलाव हुए डिजिटल इंडिया में, 2015 से अब तक एक अच्छी प्रोग्रेस हुई। अब इस प्रोग्रेस से ऊपर जो प्रोग्रेस लेके जाना है, इसके लिए जो बदलाव हुए वो मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखूंगा। सबसे पहला है हमारे आईटी प्रोफेशनल्स का स्किल लेवल इंप्रूव करना। किस तरह से आज टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रही है, आईओटी, एआई, एमएल, डेटा एनालिटिक्स, इन सब के कारण एक नया लगातार परिवर्तन आ रहा है। 5,25,000 स्किल आईटी प्रोफेशनल्स को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कराना। सेकेंड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स के लिए करीब करीब 2,65,000 लोगों के ट्रेनिंग, यानी कॉरपोरेट्स हो, छोटी जगह हो, कोई गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सब में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कैसे काम में लग सके, जो ट्रेंड हो, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के चीज़ों को समझते हो, उसके लिए 2,65,000 पर्सन्स विल बी ट्रेंड। आपने उमंग प्लेटफॉर्म देखा होगा, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट की अब तक 1,700 सर्विसेज मिलती है और बहुत अच्छा इसका ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे, छोटे शहरों में बहुत इसका प्रभाव है। लोग उमंग एप्लीकेशन से कई सारी सर्विसेज यूज करते हैं। इसमें 1,700 सर्विसेज जो अभी मिल रही है, इसमें 540 सर्विसेज और ऐड की जाएंगी। फिर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, हमारी वेदर फोरकास्टिंग हो, एआई के मॉडलिंग हो, कई तरह के काम में जो सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग होता है, उसमें अब तक 18 सुपर कंप्यूटर्स अभी डिप्लॉयड हैं। तो इस 18 सुपर कंप्यूटर्स के डिप्लॉयमेंट के बाद में 9 more supercomputers will be added to the National Supercomputing Mission. 9 more supercomputers will be added. Next point है भाषिनी के बारे में। आप सबने देखा भाषिनी एक ऐसा पावरफुल टूल है जिस टूल से देश की किसी भी भाषा से किसी भी दूसरी भाषा में टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू ऑडियो, ऑडियो टू टेक्स्ट, हर एक मोड से ट्रांसलेशन रियल टाइम में होता है। और आज इसका उपयोग ऐसी जगह भी कर रहे हैं, मुझे भी बीच में एक जगह उपयोग देखा था, एकदम आदिवासी क्षेत्र में किस तरह से व्यक्ति
एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को अपनी भाषा में समझ पा रहा है। तो भाषिणी का मैसिव रोल आउट होगा डिजिटल इंडिया के इस एक्सटेंशन में। नॉलेज नेशनल नॉलेज नेटवर्क, आप जानते हो कि 1787 एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है देश भर में। इनके लिए ये वर्ल्ड क्लास नेटवर्क है जो कि ग्लोबली जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। इसका नेक्स्ट लेवल बनाया जाएगा डिजिटल इंडिया इन्फोवे, तो वो भी इसी कार्यक्रम में इंक्लूडेड रहेगा। फिर डिजी लॉकर आज इंडिविजुअल के लिए करीब करीब 40 करोड़ के आसपास इसके सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसी तरह का डिजी लॉकर एमएसएमई, विशेषकर एमएसएमई जो छोटी एंटिटीज, छोटे बिजनेसेस हैं, उनके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेफ तरीके से रख सके, प्राइवेसी प्रोटेक्टेड तरीके से रख सकें, और उससे डिजिटल वेरिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें जैसे डिजिटल क्रेडिट पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इस साल के अंत तक आपको एक अच्छा डिजिटल क्रेडिट का मॉडल मिलेगा। जैसे डिजिटल पेमेंट का मॉडल है वैसा ही डिजिटल क्रेडिट का मॉडल मिलेगा। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक प्री रिक्विजिट होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिजी लॉकर के माध्यम से बहुत अच्छे से होता है। तो उसको डिजी लॉकर को एमएसएमई और दूसरी एंटिटीज़ के लिए उसका एक नया एक्सटेंशन किया जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। फिर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में 1200 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इसमें फंडिंग है। फिर एआई जिसका उपयोग हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज़ में हो, हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज़ में हो, ऐसे 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे एआई के, जिसकी एप्लीकेशन हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल लिविंग इन अर्बन सेंटर्स में हो। फिर साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस पे बहुत बड़ा काम लिया जाएगा, जिसमें करीब 12 करोड़ नागरिकों को साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एनरोल किया जाएगा और अवेयरनेस और उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और साइबर सिक्योरिटी के लिए कई नए टूल्स जिसका डेवलपमेंट चल रहा है उनको डिप्लॉय किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा। और सर्टिन जो कि आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन के निकला है, ग्लोबली एक्सेप्ट हुआ है, सर्टिन को जो कि साइबर फॉरेंसिक्स करता है, इमरजेंसी रिस्पांस करता है और साइबर डायग्नोसिस करता है, उसको मैसिव तरीके से एक्सपैंड किया जाएगा। तो साथियों, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया है और गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में टेक्नोलॉजी पहुंचाई है, उसी प्रोग्राम को आज प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया और इसके एक्सपेंशन का निर्णय लिया विद एन आउटले ऑफ 14,903 करोड़। ये दूसरा था विषय। और तीसरा विषय है रेलवे के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे पे बहुत बड़ा फोकस दिया है। जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने हाईवे प्रोग्राम एक नया बना के देश की मूलभूत संरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया डायमेंशन दिया था, वैसा ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए मैसिव प्रोग्राम पिछले 9 वर्षों में लिए। चाहे इतना बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जो कि 60 साल में नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 9 वर्षों में। मतलब आप देखो, एक एक देश का पूरा जो नेटवर्क होता है, उस पूरे नेटवर्क के बराबर पिछले 9 वर्षों में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ या उससे भी ज़्यादा नए ट्रैक बने। तो उसी कड़ी में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ऐसे 7 बड़े सेक्शंस जिसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हर एक प्रोजेक्ट की अपनी अपनी महत्व है, जिसको मैं आपको एक छोटे से प्रेजेंटेशन के जरिए से दिखाऊंगा। उन प्रोजेक्ट्स को आज अप्रूव किया। मैं एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स लूँगा, उसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा और मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि उसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है साधारण नागरिक के जीवन में।
कॉमन सिटीजन के जीवन में क्या चेंज आने वाला है उन प्रोजेक्ट्स के बनने से, उस पर आप ध्यान देंगे प्लीज। प्रेजेंटेशन लगा हुआ है? वैसे खड़े होके करता तो ठीक रहता है। जैसे भी आपको नहीं वो तो ठीक है, स्क्रीन ये है, खड़े होने से ठीक रहता है। जैसे आपको टोटल 7 प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुए हैं। 32,500 करोड़ रुपीस के 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। 32,500 करोड़ रुपीस के सातों के सातों प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के 9 राज्यों में 35 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे और टोटल इसकी लेंथ है 2,339 किलोमीटर्स इससे ऐड होंगे। जो राज्य जिसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उनमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये एकदम समरी है, मैं सारे समरी के बजाय सीधा प्रोजेक्ट्स पे जाऊंगा। देश भर में फैले हुए ये प्रोजेक्ट्स। सबसे पहला प्रोजेक्ट है गोरखपुर से वाल्मीकि नगर की डबलिंग। इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस आप देखिए, हमारा एंटायर नॉर्थ ईस्ट का जो जितने स्टेट्स हैं अष्टलक्ष्मी, इन स्टेट्स के लिए एक लंबे समय से प्रयास चल रहा था कि जो हमारी मेन ग्रैंड कॉर्ड और ये जो मेन लाइन है दिल्ली से हावड़ा वाली, इसका एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जिससे कि नॉर्थ ईस्ट से हम ज़्यादा ट्रेन्स चला सकें, ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी दे सके और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी नॉर्थ ईस्ट से अच्छे से हो सके। तो उसमें एक ये मिसिंग लिंक था गोरखपुर से वाल्मीकि नगर। बाकी काम पहले अप्रूव हो चुका था और काम चल भी रहा है। कम से कम 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस कड़ी में, जो कि देश के जो दिल्ली हावड़ा रूट है इसके पैरेलल एक और रूट बनाने के लिए करीब 8 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसमें से एक मिसिंग लिंक था, वो आज सैंक्शन हुआ गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर की डबलिंग का। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1,269 करोड़ और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बड़ा ब्रिज है गंडक रिवर पे 854 मीटर का, यानी करीब करीब 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम लंबा ये ब्रिज रहेगा। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के दोनों राज्यों के इसमें मदद लगेगी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी तो इससे सुधरेगी और नेपाल की कनेक्टिविटी भी इससे बहुत सुधरेगी। नेपाल का जो भी सामान आना जाना होता है हिंदुस्तान के जरिए से ही होता है सारा, तो वो एक अच्छी फैसिलिटी नेपाल के नागरिकों को भी इससे मिलेगी। दूसरा प्रोजेक्ट है गुंटूर से बीबीनगर की डबलिंग। गुंटूर से बीबीनगर की डबलिंग की इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि आज अगर हम देखें चेन्नई और हैदराबाद के बीच में बहुत डिमांड रहती है ट्रेन्स की, क्योंकि ये 2 बड़े महानगर बन चुके हैं, बहुत बड़े मेट्रोपोलिस बन चुके हैं। इन दोनों बड़े मेगा सिटीज़ के बीच में जितनी कैपेसिटी बढ़ाए उतनी कम है। तो ये सेक्शन एक आइडेंटिफाई किया गया जो कि गुंटूर से बीबीनगर का है 239 किलोमीटर्स का, 239 किलोमीटर्स का 3,238 करोड़ का, 3,238 करोड़ का। इसको कनेक्टिविटी देने से चेन्नई और हैदराबाद के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी, 76 किलोमीटर कम हो जाएगी डिस्टेंस। जो कॉमन सिटीजन्स को क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या बेनिफिट मिलेगा, जो मैं आपको पॉइंट कह रहा था, वो पॉइंट अगर आप नोटिस करें तो बिटवीन हैदराबाद एंड चेन्नई बहुत अच्छी सर्विसेज चल पाएंगी इस डबलिंग के कनेक्शन करने से। साथ ही साथ विजयवाड़ा और हैदराबाद के बीच में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो एक तरीके से हैदराबाद, विजयवाड़ा,
चेन्नई, इस रूट पे बहुत सुपर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। कई नई तरह की सर्विसेज, वंदे भारत और चल सकती है और दूसरी ट्रेन चल सकती है इस पे, और गुड्स के लिए भी, वहाँ के इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए भी बेनिफिट होगा। जगैयापेटा क्लस्टर में करीब करीब 12 से 13 सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। जनपहाड़ में भी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। तो उन सीमेंट फैक्ट्रीज से नॉर्थ इंडिया में जो सीमेंट आना होता था, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ती थी, वो कम होगी, बड़े आराम से आ पाएंगे सीमेंट के कंसाइनमेंट्स। ये इसका स्केच था। तीसरा प्रोजेक्ट है चौपन से चुनार। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इसमें सिंगरौली एक बहुत बड़ा पावर जनरेटिंग स्टेशन है और बहुत बड़ा माइनिंग हब भी है। वहाँ से नॉर्दर्न इंडिया के पावर प्लांट्स को पावर के लिए, कोल लाने के लिए इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। लेकिन जो इस पूरे एरिया के, सिंगरौली के आसपास के पूरे एरिया के जितने भी नागरिक हैं, उनका मैक्सिमम कनेक्टिविटी वाराणसी और लखनऊ के साथ रहती है। तो उनके लिए बहुत सारी सर्विसेज नई इंट्रोड्यूस हो सकेगी इस प्रोजेक्ट के बनने से। अभी आप सोचो, इस एरिया से, सिंगरौली वाले एरिया से अगर मेन लाइन में आना है तो करीब करीब पहले काफ़ी एकदम घूम के जाना पड़ता है। 280 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगा इस सेक्शन के बनने से। अगला प्रोजेक्ट है महबूब नगर, मुड़खेड़, मेडचल और महबूब नगर धोन। ये बेसिकली जो हमारा सिकंदराबाद से बेंगलोर वाला जो सेक्शन है और नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ट्रेन्स जाती हैं, उनके बेनिफिट के लिए है। मुड़खेड़ से मेडचल के बीच में डबल होने से नॉर्थ से साउथ में जाने वाली जितनी ट्रेन्स की कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। करीब 50 ट्रेन्स एक्स्ट्रा डेली चल पाएंगी इस डबलिंग से। और वैसे ही महबूब नगर से धोने, इस वाले सेक्शन के करने से, डबलिंग होने से, जो बेंगलोर से सिकंदराबाद का रूट है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और फिर सिकंदराबाद और बेंगलोर, मतलब हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती हैं और भी कई नई फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा सकती हैं इस सेक्शन के बनाने से। अभी अगर आप देखें तो सिकंदराबाद यानी हैदराबाद से बेंगलोर अगर जाएं तो काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। इस सेक्शन के बनने के बाद में सीधा बेंगलोर पे कनेक्टिविटी बन जाती है। काफ़ी करीब करीब कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर का सेविंग होता है बिटवीन हैदराबाद एंड बेंगलोर। ये है गुजरात में जो पोर्ट एरिया है हमारा, कांडला, मुंद्रा, जखौ और एक और पोर्ट है। इन पोर्ट्स को, जखौ और टूना, तो इन पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब कंप्लीट हो गए, तो इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पोर्ट एरिया से कनेक्ट करने के लिए सामख्याली से गांधीधाम, इसकी क्वाड्रुपलिंग हो रही है। ऑलरेडी डबल लाइन है, हाईली ऑक्यूपाइड है, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इसका। इसकी क्वाड्रुपलिंग होनी यानी 4 लाइंस बनेंगी, 2 लाइंस और इसमें ऐड होगी। ये भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक बड़ा सीमेंट क्लस्टर बन रहा है भुज के पास में। भुज के आसपास वाला जो एरिया है उसमें अच्छे लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा सीमेंट क्लस्टर बन रहा है। अब कॉमन सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे मजदूर भाई काम करने के लिए इस एरिया में आते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ने से नई ट्रेन्स चलाई जा सकेंगी, नई पैसेंजर सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो सकती हैं।
ये अगला प्रोजेक्ट है बेसिकली ईस्ट कोस्ट में, जो कलकत्ता से नीचे चेन्नई तक ये वाला जो पूरा मेन लाइन है, इस मेन लाइन की कैपेसिटी काफ़ी माने और बहुत कैपेसिटी की ज़रूरत है, क्योंकि खूब डिमांड होती है बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सब राज्यों से, और नॉर्थ ईस्ट, इन सब राज्यों से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर यहाँ जाने के लिए बहुत श्रमिक वर्ग हुए, पढ़ने के लिए बच्चे हुए, हेल्थ केयर के लिए कई लोग जाते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा एक ट्रंक रूट है, इस ट्रंक रूट की कैपेसिटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, और इसमें थर्ड लाइन ऑल द वे फ्रॉम कटक से लेके नीचे वाइजैक तक, ऊपर कलकत्ता से भद्रक, कटक तक करीब करीब काम थर्ड लाइन का जो कुछ वर्षों पहले सैंक्शन हुआ था वो कंप्लीट होने को आया। अब उस काम को आगे बढ़ा के नीचे वाइजैक तक लेके जा रहे हैं, और नीचे वाइजैक से चेन्नई तक की थर्ड लाइन का भी डीपीआर बन रहा है। जब वो डीपीआर बनेगा तो उसे भी सैंक्शन के लिए कैबिनेट में लेके जाएंगे। इससे बहुत बड़ी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, करीब करीब 5,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंप्लीट ईस्टर्न और सदर्न सेक्टर्स को जोड़ने वाली ये मेन रूट है। ये साथियों अगला प्रोजेक्ट है सोननगर से अंडाल। आप सब जानते हैं कि हमारा जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो सोननगर तक कंप्लीट हो गया है अभी। अब सोननगर से अंडाल वेस्ट बंगाल के, और वेस्ट बंगाल के जस्ट बॉर्डर पे है। इस पूरे सेक्शन को एक्सट्रीमली हाई कैपेसिटी देने की ज़रूरत है, तो इसको क्वाड्रुपल किया जा रहा है। अभी डबल लाइन है, इसमें 4 लाइन बनेगी अब। तो इस पूरे सेक्शन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और दिल्ली से कलकत्ता वाला जो मेन रूट है, इस मेन रूट की कैपेसिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे के पूरे बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से, बंगाल से, झारखंड से, ईस्टर्न यूपी से जितने भी हमारे यात्री, और एक बड़ी जनसंख्या है जो कि दिल्ली की तरफ आते हैं, पंजाब की तरफ आते हैं, बहुत बड़ा श्रमिक वर्ग है जो वेस्टर्न साइड में काम करने के लिए आता है, उन सब के लिए इससे बहुत बड़ी फैसिलिटी मिलेगी। फिर जो झारखंड और उड़ीसा के जो कोल और स्टील बेल्ट है, उन सबको नॉर्दर्न एरियाज में लाने के लिए बहुत बड़ी एक फैसिलिटी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 13,606 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, 13,606 करोड़ का, और 374 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। इस प्रोजेक्ट से देश के रेलवे नेटवर्क में एक बहुत अच्छा कैपेसिटी एडिशन होगा, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रेलवे को इकोनॉमी की ग्रोथ का एक माध्यम बनाया है, वो इन 7 प्रोजेक्ट से उस ऑब्जेक्टिव में एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स की एकदम छोटी समरी है। वैसे ये पेपर आप सबके पास डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, और मेरे ख्याल से व्हाट्सएप आपके जो ग्रुप है रेलवे बीट के, उन सबको इसमें मिल जाएगा। मोटा मोटी करीब करीब इन सब प्रोजेक्ट से करीब करीब हमारे ईस्टर्न एरियाज़ में रहने वाले, जितने भी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले बड़ी जो विशाल जनसंख्या है, बहुत बड़ी हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, इन राज्यों को एक अच्छी रेलवे की सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। Question. Floor is open for question. Lakshman Roy, 9. सर मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ CNBC आवाज़ से। ये जो विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी गई है, उसके तहत जो अलग अलग कामगारों की पहचान की जानी है, उसके लिए क्या सरकार ने कोई डेटाबेस बनाया है, और पहला चरण कब तक पूरा किया जाएगा? और दूसरा सवाल, रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें पैसेंजर को तो सुविधा होगी, फ्रेट की क्षमता बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती थी, उससे कितना फ़ायदा होगा? मैं दूसरा प्रश्न पहले लेता हूँ। रेलवे में
डेफिनेटली इन कैपेसिटी एडिशंस के प्रोजेक्ट से पैसेंजर बढ़ेगा और फ्रेट की भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। अंदाज़ा लगाया गया है कि करीब करीब इन 7 प्रोजेक्ट से मिला के अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन टन के आसपास एक्स्ट्रा कार्गो आएगा। 120 मिलियन टन के कार्गो आने से देश में पावर जनरेशन, स्टील मेकिंग, फर्टिलाइज़र के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, इन सब के लिए एक्स्ट्रा कैपेसिटी क्रिएट होगी। जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे ईस्टर्न सेक्टर्स से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बंगाल और ईस्टर्न यूपी, इन सब से जो बहुत बड़ी संख्या में लोग काम के लिए आते हैं दूसरे एरियाज़ में, वेस्ट में हो गए, साउथ में हो गए, एजुकेशन के लिए आते हैं, हेल्थ केयर के लिए आते हैं, उनके लिए इन सब प्रोजेक्ट्स के होने से एक सिग्निफिकेंट बड़ा कैपेसिटी इंक्रीज होगा। दीपशिखा, विश्वकर्मा का पॉइंट, सॉरी, विश्वकर्मा के लिए एक 3 टियर फैसिलिटी क्रिएट हो रही है। पहले गांव के अंदर सेल्फ सिलेक्शन के माध्यम से किसी भी गांव में या कस्बे में रजिस्ट्रेशन करें कॉमन सर्विस सेंटर में, और उसके बाद में उसका पंचायत के लेवल पे या अगर अर्बन एरिया है तो अर्बन बॉडी के लेवल पे वेरिफिकेशन हो, और वेरिफिकेशन होने के बाद में ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे उसका सर्टिफिकेशन मतलब अप्रूवल होगा। इस साल के अंदर अंदर 6 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। एक साल के अंदर अंदर 6 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा और 5 साल के अंदर 30 लाख फैमिलीज विल बी कनेक्टेड। दीपशिखा सर। So this is Deepshikha from Economic Times. My first question is on Vishwakarma. This thing. What is the outlay of the scheme for this year and the coming years? And also in the railways, the 7-track project, this would be totally on EPC or is there also PPP? रेलवे के सातों प्रोजेक्ट्स बेसिकली दे विल बी ऑन EPC। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अगर आप देखो, दे आर डीपली इंटीग्रेटेड इनटू द रेलवे नेटवर्क। इसमें हर एक प्रोजेक्ट की दूसरे प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंसीज हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली अलग से इनको देखना ठीक नहीं है। इन सब प्रोजेक्ट्स को नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि नेटवर्क में कहाँ पे ऐसा कंजेशन था जिसके कारण ओवरऑल नेटवर्क की कैपेसिटी कम हो रही थी। ये सब जो प्रधानमंत्री जी का गतिशक्ति पोर्टल है, PM गतिशक्ति पोर्टल, उस गतिशक्ति पोर्टल को यूज करके पूरा रेलवे नेटवर्क उसके ऊपर ले ओवर करके और ट्रैफिक के फ्लो को देख के, पैसेंजर फ्लो और कार्गो फ्लो, इन दोनों के फ्लोज को देख के ये सारे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए। विश्वकर्मा योजना में टोटल आउटले रहेगा 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ रहेगा विश्वकर्मा योजना में टोटल आउटले। 190. Hi, very good afternoon, sir. So Ashmit from CNBC TV18. So just a two-part question. On Digital India program, the allocation of 14,903 crores that has been approved, is that over and above the budgetary allocation of about roughly 4,800 crores? And what is the term of this extension? That was question one. Second, sir, there is a great thrust on cyber security. There are cybersecurity skilling programs that you've launched under this, awareness programs, and certain will be expanded. What has inspired this focus on cybersecurity, and what will the new certain structure look like, given that it will be expanded? You have asked 3 questions in one question, Ashmit. As always, you are a very smart person. So, first point, this 14,903 is basically in the way government programs are structured. This is a 5-year outlay. This is a 5-year outlay starting from 21-22 to 25-26. A lot of work has already happened in this. Since we were working on, in a sense, molding these schemes, in a sense, modifying the existing schemes to make them better, make them bigger, and make them more relevant for today's requirements. That's why this program has been extended today. इसमें जो सारा फोकस ये रहेगा कि आज की जितना अब तक की लर्निंग रही है
यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से आगे जाने के लिए जो स्टेप्स चाहिए वो सारे आज के प्रोग्राम में अप्रूव हुए हैं। Second, the focus on cyber security has always been there. You are aware that CERT-In was created and CERT-In has done very good job. It has established itself as one of the most recognized and most relied upon organizations all over the world. एक होता है इसमें क्लासिफिकेशन जो दुनिया के 20 या 25 सर्ट्स को मिला है केवल, उनमें से इंडिया के सर्ट को भी, CERT-In को भी उसी क्लासिफिकेशन में, उसी कैटेगरी में लिया गया है, बिकॉज इट हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी गुड एनालिसिस इट डज। अब इस लर्निंग को लेके कैसे हम प्रोग्राम को स्केल अप कर सकें, देखो क्या फोकस है। फोकस ये है कि हमारे पास ऐसे टूल्स हों जो कि एक छोटी सी दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति कभी एक छोटा सा कंप्यूटर लेके बैठता है, काम करता है, अपना बिजनेस चल रहा है, एक राशन की दुकान है, किराने की दुकान है, किराने की दुकान वाला व्यक्ति बहुत बड़े कोई फायरवॉल्स ले नहीं सकता है। वो व्यक्ति कोई उसे अपने छोटे से बिजनेस पे फोकस करेगा या वो कोई साइबर सिक्योरिटी की चिंता करेगा। तो हमें ऐसे टूल्स बनाने चाहिए जो एमएसएमई सेक्टर हुआ, छोटी बिजनेसेस हुई, साधारण नागरिक हुए, स्कूल्स हुई, हॉस्पिटल्स हुए, जहाँ पे जिनका फोकस, मेन फोकस अपने मेन काम को करने में, साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस तरह से रहे कि ऐसे इजीली एक्सेसिबल, लो कॉस्ट, अफोर्डेबल टूल्स हो, जिन टूल्स से छोटे दुकान पे रखा हुआ एक कंप्यूटर भी सेफ हो उतना ही जितना एक बहुत बड़े पावर ग्रिड जैसे ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी हो, राइट। ये थॉट प्रोसेस के साथ प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहा है, साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करो, make the technology accessible to smallest person who is using digital means. Deepak. Sir, I have a question on the e-bus, PM e-bus. Sorry, that. So, though the amount seems very big, like 57,000 crore, but हम जानना चाहेंगे primarily it will be an OPEX model. So, what will be the government of India, central government share? It might be, to my understanding, could be little less, much less. तो थोड़ा बताइए कि एग्जैक्टली ओपेक्स मॉडल में होगा क्या, सेंटर कितना देगा, एंड हाउ मच स्टेट विल गिव, बट द स्कीम विल बी इन द नेम ऑफ पीएम। देखिए, पीएम ई बस सेवा एक तरह से जहां शहरों में बसों की सुविधाओं को बढ़ोतरी करने की दिशा में, वहीं पे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने की दिशा में भी है। और क्लाइमेट चेंज को लेके तो हमारी सरकार जितनी जागरूक भी रही और जो कदम भी उठाए, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लेके आपका मिशन लाइफ से लेके अन्य प्रोजेक्ट सब उस दिशा में दिखते हैं। ये प्रोजेक्ट मूलतः इसलिए कि 57,612 करोड़ रुपये में 20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का योगदान होगा। अब ये 20,000 करोड़ में भी जो बस ऑपरेशंस पे खर्च होंगे वो कुल मिला के 15,930 करोड़ रुपये खर्च होंगे। और जो हमने एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, जो बस डिपो और बाकी सब बनेंगे, उसके ऊपर लगभग 2,264 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जहां सब स्टेशन हो, डेपो हो, बैक एंड पे जो सुविधाएं देनी है उसके लिए खर्च किया जाएगा। और जो तीसरा कंपोनेंट इसमें गुम्मी का था, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव का, उसके ऊपर 1,506 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जिसके ऊपर आपका नेशनल कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और इंटेलिजेंट ट्रांसिट मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब पे वो खर्च किया जाएगा। बाकी का जो पैसा बचता है राज्य की सरकारें हिली एरियाज और हमारे यूटीज, इन सब में खर्च किया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90% भारत सरकार के द्वारा, 10% वहाँ के शहरों के द्वारा। 111। Ashwini Vaishnav ji, मैं Prakasham Pudiyatti, Madhurabhumi, Kerala. You have said about translators from one vernacular to another. A person from a remote village can speak, talk to another person, another side of the globe, a person in his own mother tongue. But we know that there are a lot of translators in the public domain right now, even in Google, but we are not getting the exact translations. Is there any work is going on under the government of India to clear these shortcomings? And one more question, you have already allotted Vande Bharat to Kerala,
and that is a very good big revenue earner. And will you allot another one soon? क्या था वर्ड यूज किया था? अड्डीपोली. अड्डीपोली वंदे भारत. करेक्ट. First point about language translation. See, the Bhashini program that was launched with the thought process that can we create a language translation platform where people contribute language. कैसे? Let's say Malayalam. A translation from Malayalam to Odia. In a traditional way, this would have created from Malayalam to some common language and from that common language to Odia, right? But in Bhashini, the system which is part of the Digital India program, which has got developed, it's an artificial intelligence based system, AI based system. Here the thought process is that the system learns on its own. Let's say you speak, you have a particular accent. There's another person from northern Kerala who speaks who has a different accent. Another person who has lived outside Kerala for some time, that person will have a different accent of speaking in Malayalam. So multiple people, when they keep speaking, they donate their language, they donate their words, and that entire thing gets used by the AI model for learning the natural language. That's the thought process. Same is the case now from the Odia side. There will be 15 people speaking different ways of Odia, right? Somebody from coastal part will speak in different ways. Somebody from Sambalpur will have a different accent. So different people, when they speak and they participate in this Bhashini program, then a very natural way of translating from one language to another gets created. So that's why this program is highly appreciated. In fact, Mr. Satya Nadella, he has spoken about Bhashini in multiple forums. Then Mr. Tim Cook was so surprised at this, at the progress of this, I mean at the depth of this project. Mr. Bill Gates himself was so impressed by it. So this is a path-breaking project, and as part of today's approval, Bhashini will be taken to a next level. Regarding Vande Bharat second train to Kerala, we'll have a separate session, but I have already replied to Mr. Muralidharan ji, he had come with a delegation to a request for second train. I have assured him that Mr. Muralidharan ji, I'll take your request to Honorable Prime Minister, and hopefully we'll get a second train for Kerala. Number 2. Hello, sir. This side, sir. Hello, sir. Arun Kumar Das from Swaraj, sir. Sir, you have decided about the Sonnagar Andal, but what about the Sonnagar Dankuni? Because that is unfinished, and without that, Eastern DFC will be incomplete, which is very crucial. Can you tell us about something on this Sonnagar Dankuni project? आपके पास ना पूरा रेलवे का ए से जेड तक सब नॉलेज रहता है. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. सोननगर से अंडाल वाला सेक्शन, इसको क्वाड्रुपल करने से इसके आगे बहुत सारा एरिया ऑलरेडी क्वाड्रुपल्ड है. सीधी हमारे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कनेक्टिविटी नीचे हावड़ा तक मिल जाती है, और जो पोर्ट है हमारा नीचे, उन सारे पोर्ट्स तक मिल जाती है. तो ये जो मिसिंग लिंक था, मिसिंग लिंक बेसिकली सोननगर से अंडाल का था. अंडाल से आगे कैपेसिटी अच्छी है. अंडाल एक पॉइंट है जहां पर नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहा है, हावड़ा से भी आ रहा है, और साउथ में उड़ीसा से भी ट्रैफिक आ रहा है. तो अंडाल पे 3 डायरेक्शंस का ट्रैफिक मिलता है, इसीलिए अंडाल एक चोक पॉइंट बनता है. अंडाल से सोननगर तक का सेक्शन, वो सेक्शन क्वाड्रुपल कर देने से कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा की मोबिलिटी एकदम इंक्रीज हो जाती है. दैट्स व्हाई वी वेरी केयरफुली चोज दिस. नीचे आ गया ना, नीचे आ गया ऑलरेडी. बहुत सारी जगह 4 लाइन है,
थर्ड लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, नीचे कैपेसिटी है, ऑलरेडी कैपेसिटी है। Shashir. Sir, Shishir here. Sir, I have two questions. One is that under Vishwakarma Yojana, when the two loans are there, 1 lakh and 2 lakh rupees, the interest subvention scheme will be there. Will these loans also be collateral free? Number one, sir. And number two, under this PM E-Seva E-Bus Yojana, sir, my question is that will these 10,000 buses will be handed over the State Transport Authority and they will run it just like GNURM, what we have seen in GNURM, sir? As we said that there will be two models. One is the PPP model, under which the players will be picked and the funds will be provided to them. Private players will be a part of this. So cities are free to engage. There are two models available for that. And the first one is the GCC model, in which the fare is collected by the cities, while the operator is responsible for the bus operations as per the service level agreement. And the operator is paid a fixed cost on per kilometer basis. And the second is the NCC model, under which the bus operator collects and retains the fare revenue, and the operator is paid for viability gap towards the operation on per kilometer basis over pre-decided routes and the number of trips. But in the previous model of the GCC, the operator have the flexibility to modify their routes. In the NCC model, there will be pre-fixed routes, but in the GCC, they can change the routes as well. There are two models available. On the question on Vishwakarma Yojana, yes, the loans will be collateral free. Atavesh, 79. Sir, here, sir. Sir, regarding the e-bus procurement, there was a concern that the states are not able to pay for the buses that are already procured. So a payment security mechanism was being planned. Is that also been addressed in this allocation? देखिए, राज्यों की सरकारों के बसें को ना पे कर पाना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना होना, इसके कई कारण है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां पे बस सेवा बहुत सफल भी है, जहां जिन शहरों की संख्या बड़ी है। लेकिन जो सर्वे में देखा गया, अभी भी बहुत बड़ी संख्या में बसों की आवश्यकता है, जहां लगभग 91,000 बसों की आवश्यकता है। सो 91,000 बसेस। इसमें PM ई बस सेवा में पहले चरण में जो हम शुरू कर रहे हैं, जो 2037 चलेगा, तो 10,000 बसें दे रहे हैं। यहाँ पे आप एक प्राइवेट प्लेयर को ला रहे हो, ऑपरेशंस उसकी जिम्मेदारी है, बस डिपो से लेके बैकएंड के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दे रहे हो, और पर किलोमीटर भी जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग है वो भारत सरकार उसमें मदद कर रही है ताकि वो प्रोजेक्ट वाइबल बने। और चैलेंज मेथड पे इसीलिए लिया जा रहा है कि वो जो भी बिड करता है उसके ऊपर उसको बाकी पैसा भारत सरकार दे रही है। तो इसलिए राज्यों के लिए वाइबल ऑप्शन होगा ये, अधिकतर जगह प्रॉफिटेबल ही होने, मैक्सिमम जगह पे प्रॉफिटेबल भी होने वाला है, इसीलिए इन उस तरह से चुना गया है। 22। सर, मेरा नाम सचिन बुदौलिया है, मैं UNI से हूँ। मैं वो अरुण जी ने जो सवाल पूछा था उसी का एक क्लैरिफिकेशन, तो वो तो जवाब आपने दिया, लेकिन ये सोन नगर से दानकुनी का जो ईस्टर्न DFC का कॉरिडोर का एक जो पार्ट बनना था, पहले PPP मॉडल पर बनना था, फिर वो उसका कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाई, तो क्या ये जो 4 लाइन बन जाएगी तो इसके बाद में EDFC वाला सोन नगर तक ही कर देंगे या वो चलता रहेगा प्रोजेक्ट? सोननगर से आगे वाला जो सेक्शन अंडाल तक बनेगा, वो 4 लाइनें बनेगी, जब क्वाड्रुपल होगा तो वो EDFC को फीड करेगा, वो EDFC को फीड करेगा, तो आप PPP प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, मतलब सोननगर से आगे एक्सटेंशन में रेलवे के साथ इंटीग्रेट हो गया, फ्रेट कॉरिडोर रेलवे के साथ इंटीग्रेट हो गया। उससे क्या फ़ायदा होता है इंटीग्रेशन होने से? आज इंटरचेंज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर अलग अलग 2 नेटवर्क चलें, उसके बजाय एक इंटीग्रेटेड वे में चलेगा
तो आज अगर 100 की कैपेसिटी है तो 100 के बजाय 150 की कैपेसिटी हो जाती है इंटीग्रेट होने से। यही थॉट प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट, और जो डीएफसी ईस्टर्न और वेस्टर्न है इसमें भी रेगुलर नेटवर्क के साथ करीब 18 पॉइंट पे इंटीग्रेशन के पॉइंट्स बन रहे हैं। ऑलरेडी इस पे काम चालू हो चुका है और करीब 18 पॉइंट्स पे इंटीग्रेशन हो रहा है, जिससे कि दोनों नेटवर्क्स के बीच में मैक्सिमम इंटरचेंज हो सके और इसकी कैपेसिटी भी बढ़े और उसकी कैपेसिटी भी बढ़े। 121 मेघना। Sir, Meghna Mittal from Money Control. 2 questions. One, if you could give some clarity on the DigiLocker being available to the MSMEs, will it be the same under the same application it will be made available? Secondly, you have announced the cabinet has approved so many rail projects today. Railways got the highest ever capex this year. How's the capex utilization looking so far for railways? Capex utilization for railways is extremely satisfying. By now, like this is what, if you say by H1 we should be roughly about 50%, right? I think we are close to that number already. We are close to that number already. I can actually give you the exact number also. So railway capex that way is looking very good. Check करके बताना. Second, sorry, what was your first question? DigiLocker. So DigiLocker, the DigiLocker app will be created for DigiLocker for entities, will of course have many elements from the existing platform, but it will be a separate entity, a separate application, because the verification of a business entity is different from the verification for an individual. Individual is verified primarily by Aadhaar, digitally again, whereas in case of businesses, the verification will be primarily through other means like their registration or their GST number or their PAN card. So the verification will be different. That's why the platform will be same, but the app will be different. Capex. Percentage. 44%. 44% capex utilization has happened. Next question, 42. Sir, Dhruvaksh from Business Standard this side. Sir, given your insights on quadrupling and doubling of in lieu of the dedicated freight corridor, just wanted to understand, since integration is something you're looking at now, since there are so many other dedicated freight corridor proposals also in the line, are we looking at a completely integrated network, or are those DFC proposals will continue to be seen in isolation, or will this be an integrated, like a full quadruple Indian Railways network in the future? Too difficult a question to be answered at this point of time. See, the way we are looking at the entire, so let me put it like this. We have a PM Gati Shakti portal now. That portal has road network in it. It has the rail network in it. It has the waterways. It has practically every transportation which is required is part of that portal now. So the way we are looking at is, can we have a fully optimized network for the country? Whether the mode is rail or road or waterways, whatever. Right? So the thought process is that we should look at, for getting a highly optimized railway transport network, at some place if you have to create a freight corridor, you create it. Some place you have to do quadrupling or tripling or even 6 lines, do that. Some places you need an expressway to be constructed, do that. So fill the gap which is there from whichever is the best mode. That's the thought process. 69. Sir, Somnath Roy from Songbatpatra in Bengal. Sir, hello. Yeah, speak. Sir, विश्वकर्मा योजना में आपने जो सर ये बोला था कि मॉडर्न टूल्स के लिए 50,000 का सपोर्ट दिया जाएगा, सर ये सपोर्ट ही रहेगा कि लोन रहेगा? नंबर 1 क्वेश्चन. और सर
सेकेंड क्वेश्चन इज रेलवे का बार बार जो आपसे पूछा जाता है, रेलवे का कॉन्सेशन का कुछ अपडेट है क्या सर? कॉन्सेशन सीनियर सिटीजन। पहला पॉइंट जो विश्वकर्मा योजना में 15,000 करोड़ रुपीस का सपोर्ट है, ये ग्रांट है मॉडर्न टूल्स के लिए, ये लोन नहीं है, राइट? लोन जो मिलेगा कोलैटरल फ्री लोन 1 लाख रुपीस तक का, उसका उपयोग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। मैंने आपके पास कई बार रखा है कि टोटल 59,000 करोड़ रुपीस का सब्सिडी रेलवे देती है पैसेंजर्स के लिए। सभी पैसेंजर्स को आज भी 55% कंसेशन ऑलरेडी मिल रहा है। 100 रुपये खर्च होता है नॉर्मली, किसी चीज़ में अगर 100 रुपये खर्च होता है तो कितना उसका प्राइस होना चाहिए? 100 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 110 होता है, 115 होता है, 105 होता है, लेकिन रेलवे 45 रुपये आपसे चार्ज करती है। 15 number. Sir, Prasunia from PTA. Sir, in 2015, National Computing Mission, Supercomputing Mission was approved for 72 computers. Now you have said that 9 more will be added. So if you can clarify the context, like this comes on top of it, and whether it will use the same funding or separate funding will be provided for the new one addition. Already there are 18 supercomputers which have been deployed, and over and above that 9 more will be added. The context is that every day computing requirement is increasing. These supercomputers will be having so many applications in weather, applications in geology, applications in agriculture, applications in AI modeling. So that's why 9 more are being added there. 4. It's over and above that. 4 number. Sir, this is Maitri from the Hindu. Sir, I want to ask about the timeline that you're looking at for completion of these 7 projects. And I might just add that, for instance, there were connectivity projects that were first undertaken for border areas as well, but 2 of them haven't worked out because of, sort of couple of constraints as also answered in the parliament. So what is also the range of incomplete projects or the ones that have been abandoned while we are announcing new ones as well? So could we get like a comparative analysis of that? I would like to point out that in the last 9 years, close to 25,000 kilometers have been constructed in railways. 25,000 new tracks means this is practically bigger than many countries' entire network. These projects will add further capacity, further tracks. The timeline will of course depend upon land acquisition. Many cases, a lot of advanced work has happened for land acquisition. And because of the Gati Shakti portal, one important thing which has happened is, wherever the alignment was passing through any wildlife sanctuary or some area which is eco-sensitive, then we have changed the alignment to avoid that area. So we get faster approvals. Most likely these projects will move exactly at the same pace at which currently we are doing. Last year we added 5,200 kilometers, as you know. 5,200 is like more than the entire network of Switzerland. So that much addition has happened last year. That same pace will continue to follow. 52. So Prakash Pedashu from ET Now. We have FAME scheme being run by Ministry of Heavy Industry and then PM e-bus service, e-bus Yojana. My question is that will there be any synergy going forward between these 2 schemes? FAME 1, if you look at, that was capital subsidy given in that in the FAME 1. In the FAME 2 also, close to 40% capital subsidy was given in the first 6 months. This is entirely a new scheme. If you look at selecting the 100 cities, among the 169 cities which are above the population of 3 lakh and below 40 lakh,
So on a challenge method basis. So those are two schemes going on. The FAME 2 will be completing next year, April 2024. So this is going to a new scheme, PM E-Bus Seva. For this, 57,613 crores will be spent in the next few years till 2037. Second last question, 256 and then last two number. Sir, my question to Mr. Railway Minister Ashwini Vaishnaw. Sir, what is the status of Visakhapatnam Railway Zone? It is a long pending issue. Yes. This is Prasad from NTV. Status of? Sir, what is the status of Visakhapatnam Railway Zone? Because it is a long pending issue. It has to be something with the today's cabinet decision. Of course. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. In the parliament. Sir, last एक second. कोई रह गया? कौन? Second number. Sir, hello. Second number? Just wait. Hello, sir. Sir, can you please elaborate the detailed figures of job opportunity? Hello. Just. सर, आज कैबिनेट का जो डिसीजन लिया, आज अनुभव हुआ होगा आप सबको कि जितनी बार प्रिंसिपल डीजी ने हाथ हिलाए हैं इतने मैंने पिछले 10 बार नहीं देखा क्वेश्चन पूछने के लिए. सर एक लास्ट क्वेश्चन है बस. रविंदर लास्ट आ रहा है. ये 2 नंबर. सर मेरा क्वेश्चन है, मैं अभिषेक हूँ टॉप स्टोरी इंग्लिश पेपर से. ये जानना है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद से इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी का डिटेल फिगर क्या होगा, कितना जॉब क्रिएट होगा. और अगर आप PM E-Bus सेवा की ही बात करें तो डायरेक्टली ही उस पर लगभग 55,000 नौकरियां उपलब्ध होंगी. एम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो उसमें 55,000 के लगभग जॉब क्रिएशन होगा. रविंदर लास्ट क्वेश्चन. राजेश जी चूंकि बहुत दिनों तक रहे हैं फिनांस मिनिस्ट्री में, इसलिए अर्थ की समझ है उनको, अर्थ के रिपोर्टरों को भी समझ है. बहरहाल अनुराग जी आपसे एक सवाल है और एक अश्विनी जी से. PM E-सर्विस में फिनांस आप दे रहे हैं, PPP मॉडल है, क्या इस पर कोई कंट्रोल केंद्र सरकार का रहेगा या फंड दे के केंद्र सरकार को कोई इससे ज़्यादा उस पर कंट्रोलिंग या कोई मतलब नहीं रहेगा? और दूसरा अश्विनी जी, PM साहब ने जब विश्वकर्मा योजना घोषणा की थी 15 अगस्त को, उन्होंने कहा था कि OBC समाज और पसमंदा समाज दोनों इससे बेनिफिट होंगे. जो आज घोषणा हुई है उससे पसमंदा समाज की कितनी उत्थान होगी, कितनी उन्नति होगी इस योजना से अगले 5 साल में? 2 सवाल है. रविंदर जी, जैसा आपने कहा PM E-Bus सेवा एक उसी सोच के साथ लाई गई है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार जितने भी शहरों में यातायात के लिए उनकी और सुविधाएं हो सके, साथ ही साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया है. वर्तमान और भविष्य की मोबिलिटी को ध्यान में रखकर किया गया है और वाहनों के लिए आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो और साथ साथ सुविधाएं भी मिले, सफ़र सरल भी हो और सुलभ भी हो, उस दिशा में सुगम भी हो. हमने उस दिशा में काम किया है ताकि ये सारे निर्णय उस दिशा में हो. सब्सिडी जो है वो हम दे रहे हैं बस ऑपरेटर्स को चलाने के लिए. इसमें बड़ी, मध्यम और छोटी बसें 3 साइज इसको तय किए गए हैं. उनके अनुसार ही वाइबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत उनको पैसे दिए जाएंगे ताकि एक सफल योजना हो. केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हिल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए 90% पैसा वहाँ के शहरों और राजधानियों के लिए भारत सरकार देगी और बाकी जो शहर हैं उनके लिए 60% भारत सरकार देगी. हम कंट्रोल करने में कहीं नहीं जा रहे. PPP मॉडल के ऊपर GCC और NCC मॉडल पे इसके ऊपर जाएंगे. ग्रॉस कॉस्ट और एक नेट कॉस्ट मॉडल इस पे लिया गया है. विश्वकर्मा समाज की बात आपने पूछी. बस मोदी जी का विकास का जो मंत्र है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. किसी भी धर्म से आए, किसी भी जाति से आए, किसी भी क्षेत्र से आए, जितने भी विश्वकर्मा हैं उन सबको इसमें एनरोल किया जाएगा. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. ये सीधा प्रसारण आप कैबिनेट की प्रेस वार्ता का सुन रहे थे, जिसमें कि खास तौर पर जो बड़े फैसले हैं उसके बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
जानकारी दे रहे थे। 3 बड़े फैसले हैं खासतौर पर अगर देखा जाए तो एक तो पीएम ई बस सेवा की शुरुआत, और इसमें 10,000 इलेक्ट्रिक बसें बड़े शहरों में चलाई जाएंगी। दूसरी बात, विश्वकर्मा योजना को मंजूरी। याद कीजिए, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से ऐलान किया था, आज ही कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल गई है। और तीसरी बात ये कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी गई है और रेलवे की कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।